किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक क्लास लेकर के आए हैं साइंस की। बिना टाइम को ख़राब किए हुए चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम बहुत ही कीमती है। हेनरी बैकुरल, ये जो क्लास है चीफ साइंटिस्ट जो हैं पूरे इंटरनेशनल या लेवल पर जो चीफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं उनके बारे में है। देखिए, नंबर 1 साइंटिस्ट है हेनरी बैकुरल। इसने करी थी खोज रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की। ध्यान रखना, रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज इसने करी थी हेनरी बैकुरल ने, गामा किरणों की और रेडियो एक्टिविटी की। अब हम करते हैं, लेकिन रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने करी थी और ये पोलैंड की निवासी थी। इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने, मैडम मैरी क्यूरी ने 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वैज्ञानिक मैडम मैरी क्यूरी, पोलैंड की वैज्ञानिक थी। नील बोहर, नील बोहर ने क्या खोज की थी? परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। नील बोहर ने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। ध्यान रखना, परमाणु सिद्धांत की खोज जो है जॉन डाल्टन ने करी थी। ये ध्यान रखना आप, परमाणु की संरचना का मॉडल नील बोहर ने दिया था और परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जॉन डाल्टन ने किया था। आपको याद ही है। आप इन ऐसे कुछ ये क्वेश्चन हैं, ये इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, ध्यान रखना है। और परमाणु की संरचना दी थी बोहर ने, नील बोहर ने। परमाणु की संरचना का मॉडल किसने दिया था भाई? नील बोहर ने दिया था। इसके बाद हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश को हाइड्रोजन तत्व के रूप में हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? गैस के रूप में तो इसकी खोज पहले ही हो गई थी, लेकिन तत्वों के रूप में हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जैसे कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? जोसेफ प्रिस्टले ने करी थी। आने वाले कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ये आवेशहीन है और परमाणु कण है। जेम्स चैडविक ने खोज करी थी न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। आवेशहीन है और परमाणु कण है, यानी न्यूट्रल है। इसका जो आवेश है वो न्यूट्रल है, न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 3 परमाणु कण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसका जो आवेश है वो ऋणात्मक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसका जो आवेश है वो उदासीन है। ठीक है, आवेशहीन है, ये उदासीन बोल सकते हैं हम इसको, न धनात्मक न ही ऋणात्मक। न्यूट्रॉन है ऐसा परमाणु कण जिसका आवेश न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन को बस न्यूट्रल याद रखना आपने। न्यूट्रल में अगर हम गाड़ी को कर देते हैं तो न तो वो किसी गियर में होती है और न तो फॉरवर्ड गियर में होती है और न ही बैक गियर में होती है। तो मतलब न्यूट्रल कर देते हैं जब हम गाड़ी का गियर, तो वो न्यूट्रल होती है, ना आगे जाती है, नहीं पीछे जाती है, न धनात्मक न ऋणात्मक, यानी जीरो आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। पीजी गोल्डस्टीन है वैसे तो इसका नाम। इसका जो आवेश है वो धनात्मक है। देखिए, पी से प्रोटॉन और पी से प्लस यानी धनात्मक, ठीक है ना। पी से प्रोटॉन और पी से प्लस यानी धनात्मक है। इसका जो आवेश है वो धनात्मक है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल आवेश न्यूट्रल है, ठीक है, न उदासीन है, न धनात्मक न ऋणात्मक है इसका मतलब। इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश वो ऋणात्मक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब हम बात करेंगे कोपरनिकस की। वैज्ञानिक कोपरनिकस ने क्या किया था? पृथ्वी स्थिर नहीं है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले बताया था। किसने बताया था? ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है? सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। रियली ही बहुत ही रियलिटी बताई थी इन्होंने। वास्तविकता में ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि पृथ्वी बल्कि 8 के 8 ग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और जो उपग्रह हैं वो भी अपने ग्रहों के चारों ओर तो घूमते ही हैं, लेकिन वो पृथ्वी की कक्षा में भी चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना। जॉन डाल्टन की अगर बात करेंगे तो जॉन डाल्टन ने क्या खोज करी थी? परमाणु सिद्धांत की खोज करी थी। मैंने पहले ही बताया था, एक नील बोहर वैज्ञानिक आया था। नील बोहर वैज्ञानिक ने परमाणु के
मॉडल का प्रतिपादन किया था, परमाणु की संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किया था। नील बोहर के द्वारा परमाणु की संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किया गया था। परमाणु की संरचना, कंस्ट्रक्शन, परमाणु की संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किया था नील बोहर के द्वारा। और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, उसकी परिभाषा है एक, जैसे एक तो ये वैसे इसकी खासियत है परमाणु सिद्धांत की, अविनाशी है। इसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पैदा किया जा सकता किसी भी रासायनिक क्रिया से। इसमें परमाणु सिद्धांत में ये व्याख्या की गई है जॉन डाल्टन के द्वारा। इसकी वैसे डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अविभाज्य है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य भी है, अविनाशी भी है, न नष्ट किया जा सकता न पैदा किया जा सकता। ठीक है। और इसके बाद डाल्टन का सिद्धांत, जो डाल्टन का सिद्धांत है, जॉन डाल्टन का जो परमाणु का सिद्धांत दिया है इन्होंने, ये कुछ नियमों की व्याख्या भी करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी में, यानी या यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किन किन नियमों की व्याख्या करने में सक्षम है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम की व्याख्या करने में सक्षम है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है ये। स्थिर संगठन के नियम की व्याख्या करता है, स्थिर संगठन के नियम। और इसके बाद अधिकाधिक अनुपात के नियम, एकाधिक अनुपात के नियम, एकाधिक अनुपात के नियम की व्याख्या भी करता है। एकाधिक अनुपात के नियम की व्याख्या भी करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शायद इसको कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम भी इसको कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट संगठन का देख लेना क्या है इंग्लिश में। ठीक है। स्थिर संगठन के नियम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन के नियम, एकाधिक अनुपात के नियम की व्याख्या भी यह करता है जॉन डाल्टन का सिद्धांत। यानी परमाणु का सिद्धांत जो किसने दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु की संरचना का मॉडल या परमाणु की संरचना का सिद्धांत दिया था नील बोहर ने। ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद करेंगे हम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ब्रिटिश था। चार्ल्स, जितने भी चार्ल्स आएंगे ये ब्रिटिश आएंगे, ध्यान रखना। डार्विन, डार्विन को पता ही है आपने, विकास का सिद्धांत दिया था इसने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नामक बुक इसने लिखी है। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ नामक पुस्तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई है या डार्विन के द्वारा लिखी गई है। इसी बुक में जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस बुक में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, आपका उत्तर होना चाहिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। यानी विकास का सिद्धांत किसने दिया, आपका उत्तर होना चाहिए चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का नियम भी इसने दिया है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सिलेक्शन का मतलब वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का नियम भी इसने दिया है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी इसने दिया है। अगला साइंटिस्ट है हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जर्मन का था, आइंस्टीन जर्मन का था, बाद में अमेरिका गया। 1933 में अब सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। E=mc² इसका फार्मूला है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी इसने करी थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी करी थी। मेनली तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सापेक्षता के सिद्धांत का फार्मूला बताएं। E=mc² या सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब किया था, 1933 में। कहाँ का था, जर्मन वैज्ञानिक था, बाद में अमेरिका चला गया था, ये यहूदी था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगला है साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने थी। पेनिसिलिन की खोज जरूर याद कर देना। लाइसोजाइम की खोज आप याद करो या ना करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इन्होंने इसकी खोज करी थी। तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज तो की ही गई थी, लाइसोजोम की खोज भी की गई थी। मैंने लाइसोजोम एक्स्ट्रा जो इसलिए लिख दिया क्योंकि पेनिसिलिन की खोज एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन बन चुका है। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हो सकता है अब की बार लाइसोजाइम की खोज पूछ ले किसने करी थी, तो इसलिए लाइसोजाइम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही करी थी। और पेनिसिलिन की खोज भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही करी थी। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे गैलीलियो। गैलीलियो की
गैलीलियो ने क्या खोजा था? गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था, सबको पता है। दूरबीन का निर्माण किया था इसने, आविष्कार किया था। गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। कोपरनिकस की थियरी का समर्थन भी किया था। और कोपरनिकस की थियरी क्या थी? कोपरनिकस ने थियरी दी थी भाई, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस थियरी का गैलीलियो ने समर्थन किया था और दूरबीन का निर्माण भी किया था। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन भी इसने किया था। गति का जड़त्व नियम जो न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा को व्यक्त करता है। गति का जड़त्व नियम का प्रतिपादन भी इसने किया था। विलियम हार्वे ब्रिटिश वैज्ञानिक है, रक्त परिवहन की खोज करी थी। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज करी थी। विलियम हार्वे ने ये बताया था कि रक्त पूरे शरीर में धमनियों और नसों के माध्यम से संचार करता है। इसका जो सर्किट है, एक पूरा सर्किट है रक्त संचार का, इसने बताया था। विलियम हार्वे के द्वारा बताया गया था कि रक्त परिसंचरण का पूरे शरीर में एक सर्किट है जो दिल से शुरू होता है और दिल में ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा सर्किट जो दिल से शुरू होता है और दिल में ही ख़त्म हो जाता है, एक ऐसा सर्किट विलियम हार्वे ने बताया था कि रक्त परिवहन की व्याख्या उन्होंने करी थी। शरीर में कैसे रक्त जो है दूसरे अंगों तक पहुंचता है और वहां से कैसे अंगों तक आता है। इसने ये भी बताया था कि हमारा जो दिल है वो जब एक बार सिकुड़ता है और फैलता है, जब एक बार सिकुड़ता और फैलता है तो 2 औंस रक्त का प्रतिपादन करता है। वो 2 औंस रक्त का प्रतिपादन करता है और 1 मिनट में 72 बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और 72 बार प्रक्रिया ये 1 मिनट में दोहराई जाती है। उनका ये मानना था विलियम हार्वे का। और विलियम हार्वे ने ये भी बताया था कि हमारा जो हृदय है प्रतिदिन 1500 गैलन रक्त का प्रतिपादन करता है, यानी शुद्धिकरण करता है। इसके बाद हम पंपिंग करता है, विलियम हार्वे ने बताया था ये। लेकिन ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये कन्फ्यूजिंग है, हम अभी तक हमारे सामने 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग आए हैं। एक तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एक परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया था। परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था नील बोहर ने और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। अब ध्यान रखना, रक्त परिवहन की खोज किसने करी थी? रक्त परिवहन की खोज करी थी भाई विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज करी है कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ब्लड ग्रुप में उसने ABO प्रणाली के ग्रुप बताए थे। और एक ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर की खोज भी इसी ने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। RH फैक्टर की ग्रुप में ABO कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर भी बताया था ब्लड ग्रुप में। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। और ध्यान रखना, चेचक जो रोग है वो वायरस से होने वाला रोग है, इसके टीके की खोज करी थी। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनको टीके के द्वारा ही ठीक किया जाता है। जैसे कोरोना थी, कोरोना भी विषाणु से होने वाली बीमारी है। कोरोना वैक्सीन आई, टीके आए ना, टीके लगाए गए। चेचक है, जैसे कि कुछ विषाणु से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। एडस है इसमें, एक तो एडस है, आपने सभी ने सुना है। चेचक हो गई, एडस हो गई, पोलियो हो गई, रेबीज हो गई, खसरा हो गई। ये जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, कोई भी फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, वो सारे जो है वायरस से होते हैं। जुकाम हो गया, जुकाम भी, कोल्डनेस भी, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज करी थी। जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज करी थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज करी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने डाल दिया था। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज करी थी इसने। जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज करी थी और हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। ये ध्यान रखना, 2 गैसेज हैं, एक तो ऑक्सीजन गैस की खोज करी थी वही जोसेफ प्रिस्टले ने, और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। WC रोंटगेन ने एक्स-रे की खोज करी थी, एक्स किरणों की खोज करी थी भाई WC रोंटगेन ने एक्स-रे की खोज करी थी। ध्यान रखना, गामा किरणों की खोज शुरू में ही बताया था हेनरी बैकोरल ने करी थी और एक्स-रे किरणों की खोज WC रोंटगेन ने करी थी। और रोंटगन जर्मन वैज्ञानिक है, जर्मन, ये पीछे इसके रोंटगन के जन लगा है इसलिए मैंने लिख दिया था, आसानी है याद करने में। जर्मन वैज्ञानिक है ये, एक्स-रे की खोज करी थी, इसलिए एक्स किरणों को रोंटगन रेंज भी कहा जाता है। जो एक्स किरणें होती हैं इनको रोंटगन रेंज भी कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले, नया क्वेश्चन बना दे, WC
रोंटजेन ने ये पूछेंगे तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये कि भाई एक्स किरणों की खोज किसने करी थी। सबको पता है रोंटजेन ने करी थी। ये नहीं कह सकते कि हम किन किरणों को रोंटजेन रेंज भी कहा जाता है, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम। ओनली एक्स किरणों को रोंटजेन रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओनली एक्स किरणों को रोंटजेन रेंज कहा जाता है। ये कुछ साइंटिस्ट थे, 16 के आसपास साइंटिस्ट थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। 17 के आसपास आ गए हैं ये साइंटिस्ट हमारे, तो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास में एक पार्ट और इसका होगा जिसमें सभी साइंटिस्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहिए, ऐसे ही दोहराई करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक बार फिर से मैं आपको आराम से ये सभी नोट्स दिखा देता हूँ जिससे कि आपको दोहराई करने में लास्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।